नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर, सीबीएसई के 12वीं के नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। भोपाल रीजन में 90.95% रिजल्ट रहा है। रिजल्ट में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। 92.15% रहा लड़कियों का रिजल्ट। लड़कों का रिजल्ट रहा है 86.19%। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। 98.70% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई रिजल्ट्स nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई रिजल्ट्स nic.in आप लॉगिन करें और रिजल्ट देखें। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं सीबीएसई के। रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, रिजल्ट्स आ चुके हैं सीबीएसई के। बच्चों को लंबे समय से इंतजार था। जी श्रद्धा, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको लेकर क्योंकि इससे पहले जब एग्जाम होने थे तो छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ है जब सीबीएसई में छात्रों को जो लॉकडाउन के बाद जितने पेपर छात्रों के रह गए थे उसमें उनको जनरल प्रमोशन दिया गया था। और जनरल प्रमोशन की घोषणा के साथ ही ये भी तारीख तय की गई थी कि 14 या 15 जुलाई तक जो छात्र छात्राओं के रिजल्ट है एक साथ घोषित किए जाएंगे 10th और 12th के। लेकिन आज जो रिजल्ट जारी हुआ है, जो घोषित हुआ है, वो कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। यानी 10th के बच्चों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और जो कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार खत्म हो गया है। हालांकि अगर अपना मध्य प्रदेश की बात करी जाए, भोपाल रीजन की बात की जाए, तो ये अजमेर जोन में आता है। और इसमें किस तरह से स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा, कितना कौन से स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल जो अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो वो 90.95% रहा है, जो कि काफी बेहतर कहा जा सकता है। श्रद्धा, बिल्कुल, रिजल्ट काफी बेहतर कहा जा सकता है। बच्चों के मन में डर था क्योंकि जिस तरीके से पेपर्स हुए थे, बल्कि 12th के सीबीएसई के कुछ पेपर्स छूट भी गए थे कोरोना की वजह से, और बच्चों को लंबे समय से इंतजार था। तो अब जो रिजल्ट आया है वो अच्छा आया, ये कहा जा सकता है। रंजना, अभी जैसा कि आपने कहा नहीं पता चल पाया है कि किसने टॉप किया है स्टेट में। जी सर, बिल्कुल, अभी अजमेर जोन में भोपाल आता है और अभी पूरा एनालाइज किया जाएगा कि इस तरह से परसेंटेज निकाले जाएंगे। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। करीब 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रदेश भर में बाजी मारी है या फिर अजमेर जो जोन है उसमें बाजी मारी। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के चलते जो स्टूडेंट्स थे उनके सारे पेपर नहीं हो पाए थे। और जो जितने पेपर स्टूडेंट्स के हुए थे उन पेपर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाकी के विषयों में जनरल प्रमोशन दिया गया था। यानी आंतरिक मूल्यांकन दिया गया था और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही इस बार जो बाकी के सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट तैयार किया गया है। और यही हाल 10वीं में भी था, लेकिन 10वीं के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। यानी कल या फिर परसों तक उनका रिजल्ट घोषित हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देश भर की बात करी जाए तो देश भर में जो लड़कियां उन्होंने बाजी मारी है सीबीएसई रिजल्ट में, और लड़के इस बार भी लड़कियों से पीछे रह गए हैं। यानी एमपी बोर्ड के रिजल्ट में भी यही बात देखने को मिली थी और यही बात सीबीएसई के रिजल्ट में भी देखने को मिली। बिल्कुल, ज्यादातर यही देखा जाता है कि लड़कियां बाजी मारती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बैठक, मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री और मुख्य सचिव भी शामिल। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस भी बैठक में शामिल। सीएम ने रेप की घटना को लेकर नाराजगी जताई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी इसमें शामिल हैं। सीएम ने फरार प्यारे मियां को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में ही घटना में कई बड़े रसूखदारों का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने सिर्फ प्यारे मियां और उसके असिस्टेंट पर ही एफआईआर दर्ज की है। लेकिन यह मामला सिर्फ प्यारे मियां तक सीमित नहीं है। भोपाल के कई रसूखदार हैं जिनका नाम इस मामले में सामने आ रहा है। सीएम ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये मामला, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं लग रहा है, काफी बढ़ता हुआ मामला लग रहा है। इस सब के बीच सिर्फ प्यारे मियां और उसके असिस्टेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम श्रद्धा सामने आया था उसके बाद कई बड़े नामों की चर्चा थी कि ये नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकते थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस दौरान ये कहा था कि अभी 2 नाम सामने आए, यही कारण है कि दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई, एक युवती को गिरफ्तार किया गया और फरार आरोपी जो है उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई
ऐसे नाम थे जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि जांच चल रही है, और यदि बयान सामने आते हैं जो लड़कियां हैं, जो पीड़िता हैं उनके, तो फिर एफआईआर में उनका नाम बढ़ाए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन इसी बात को लेकर जो है आज सीएम शिवराज ने महत्वपूर्ण बैठक, मंत्रालय में अचानक बैठक बुलाई। कोई उनका फिक्स पहले से शेड्यूल नहीं था, और इस बैठक में डीजीपी से लेकर इंटेलिजेंस एडीजी शामिल हुए, सीएस शामिल हुए, गृह मंत्री भी शामिल हुए, और नाराजगी उन्होंने खास तौर से इस घटना को लेकर जताई है कि कोई भी कितना भी बड़ा आरोपी इसमें क्यों ना शामिल हो, उस पर कार्रवाई की जाए, उसे छोड़ा ना जाए, इस तरीके के निर्देश साफ तौर से इस घटना को लेकर दिए। और नाराजगी भी उन्होंने कहीं ना कहीं जताई है कि राजधानी भोपाल में इस तरीके की नाइट पार्टियां चल रही हैं, आरोपी खुलेआम नाबालिग लड़कियों को इन पार्टियों में कोरोना काल में कैसे पार्टियां चल जा रही हैं जहां पे डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं तो ये लापरवाही है। जी बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरीके से कल संपूर्ण लॉकडाउन था राजधानी भोपाल में, उसको लेकर भी ये कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गई, एक फ्लैट में पार्टी चलती रही और पुलिस को क्यों नहीं भनक लगी, इस तरीके के सवाल भी भोपाल पुलिस पर उठ रहे थे। यही कारण है कि नाराजगी अब सीएम की सामने आई है। जी मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें इस खबर पर, फिर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी देने के लिए। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद आज शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल हो गया है। उसके बाद अब आज कैबिनेट की बैठक होगी और आज तय किए जाएंगे किसको क्या कुछ करना है, क्या काम करने हैं। विभागों का बंटवारा कल शाम हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद विभागों का बंटवारा हुआ। इससे पहले कैबिनेट की बैठक को कैंसिल किया गया था क्योंकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। अब जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ है उसके तुरंत बाद सबसे पहले कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है इस बैठक के लिए। तो विभागों का बंटवारा हो गया है और अब विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी मंत्रियों के साथ, उनके कैबिनेट के साथ उनकी आज ये बैठक होगी और इस बैठक में जाहिर सी बात है किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सभी दिशा निर्देश जाहिर है मुख्यमंत्री ये दिशा निर्देश सबको देंगे। और कल आपको बता दें कि कल विभागों का बंटवारा हुआ था और आज अभी 3 बजे दोपहर ये बैठक होगी। तो आज 3 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक है। इससे पहले बैठक का समय तय हुआ था 2-3 दिन पहले, लेकिन उसको टालना पड़ा क्योंकि तब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। अब कल शाम को विभागों का बंटवारा कर दिया गया और उसके बाद आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उसमें जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे सभी को क्या कुछ कैसे करना है और ये बैठक आज 3 बजे होनी जा रही है। हालांकि विभागों के बंटवारे के बाद नाराजगी भी सामने आ रही है बाकी लोगों की, पार्टी के सदस्यों की, वो भी देखने को मिल रही है। और अब 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। तकरीबन 2 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक अहम इसलिए भी क्योंकि विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बैठक है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तीन बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होनी है। विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है, इसलिए काफी अहम इस बैठक को माना भी जा रहा है। 3 बजे ये बैठक होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विभाग बंटवारे के बाद कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे।
शिवराज सरकार के नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जिन मंत्रियों का कद बढ़ा है उनमें नरोत्तम मिश्रा का कद सबसे ज़्यादा बढ़ा है। सर, 4 विभागों की जिम्मेदारी, गृह विभाग, संसदीय कार्य विभाग, कानून मिनिस्ट्री और जेल विभाग की भी जिम्मेदारी, तो क्या माना जाए कि नंबर 2 की पोजीशन? पुलिस कानून का पालन करेगी, जो कानून का पालन नहीं करेंगे वो जेल जाएंगे। इतनी सी तो बात है, और क्या है। सर, लेकिन पहले आपके पास गृह विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, लेकिन अब 4 विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा हो गई सरकार में, ऐसा नहीं लगता? शीर्ष नेतृत्व का आभार है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इस लायक समझा, और मैं कोशिश करूँगा कि उन्होंने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरूँ। निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए जिस सरकार सदैव से काम करती आई है भाजपा की, और इस बार भी करेगी, और इस बीमारू राज्य को हमने जो विकासशील राज्य बनाया था, इसे हम विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। देखिए, अब ये मीमांसा और समीक्षा करना माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में बचा है। बाकी अब वो कहीं स्वयं चुनाव प्रचार में तो जाते नहीं है या बुलाते नहीं है या कमलनाथ जी भेजते नहीं है, ये अलग बात है। एकदम खाली हैं। अब वो इतना भी नहीं करें तो आप लोग और हम लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए उनको करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही आज कांग्रेस इस हाल में पहुंच रही है। स्वयं कमलनाथ जी बोले कि दिग्विजय सिंह जी ने धोखे में रखा, मैं नहीं कह रहा। फिर उनने स्पष्टीकरण दिए, इनने खंडन नहीं किया। अब राजस्थान की हालत देख लो आप क्या हो गई। कल एक विधायक अभी भाजपा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के आ गए, बना हुआ एमएलए इस्तीफा दे के जा रहा है। अब तो कोई नेता नहीं है ना, लोग सरपंची से इस्तीफा नहीं देते बनने के बाद, वो विधायक ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र विरोधी मानसिकता रख लेके चलते हैं। 370 का विरोध करेंगे, 35 का विरोध करेंगे, ये ट्रिपल तलाक पे इस तरह की बातें करेंगे, ये कन्हैया कुमार के पास जाएंगे सबसे पहले मिलने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये लादेन को लादेन जी कहेंगे। ये जिस तरह की मानसिकता है ना, आपने अभी तक यहाँ देखी होगी मानसिकता, ये अपराधी जो मरा है, क्या नाम है उत्तर प्रदेश का, दुबे, वहां तक का आप इनके ट्वीट और वो देख लीजिए। आज कुछ और है, कल कुछ और ट्वीट आ गया। आज पकड़ लिया तो जिंदा कैसे आ गया, शरण स्थली है, और मर गया तो बोले बहुत सारे राज दफन हो गए, मर कैसे गया। 10 साल वो सपा का सदस्य रहा, 6 साल बसपा का सदस्य रहा, भाजपा के मंत्री को मारा और भाजपा की राज दफन है। आप देखो तो सही कैसे लोग हैं। सर, मुश्किल है उपचुनाव में विपक्ष के लिए, अब आपको लगता है जिस तरीके से लगातार विकेट गिर रहे हैं? आगे देखिए होता है क्या। तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनको महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उनका कहना है कि यदि कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता विकास है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फोकस रहेगा। भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मलाईदार जैसे शब्द उनके जैसे नेता को शोभा नहीं देता। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो गई है। शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभालने जा रहे भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आपको जो विभाग दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरीके की प्लानिंग आपकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि इस योग्य उन्होंने मुझे समझा। दूसरा, इस समय पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, और विशेष रूप से हम देखें तो इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, और इसलिए कोरोना महामारी के लिए हमारा नगरीय प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से, बाकी सभी विभाग हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी तक वो रिकॉर्ड है कि लगभग 400 घंटे अभी तक कोरोना की वो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। तो कोरोना को लेकर और सतर्कता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे, और अभी इसमें और आगे हम लोगों को विभाग के स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है, पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरी जो
विंध्य क्षेत्र से विधायक रामखिलावन पटेल ने मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जहां शिवराज चौहान का धन्यवाद किया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में उन पर मामले दर्ज कराए गए, एक पक्षीय कार्रवाई की गई, लेकिन जनता के आशीर्वाद से वो आज राज्य मंत्री बने हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो विंध्य में विकास के कामों पर जोर दें। विकास के कार्य नहीं हुए। राजेंद्र सिंह जी यहाँ के उद्योग मंत्री होते थे, यहाँ चाहते तो 10-5 उद्योग धंधे लग जाते, पर एक दारू फैक्ट्री के अलावा उन्होंने कुछ नहीं खुलवाया। वहाँ दारू नहीं बनती थी, वहाँ स्प्रिट में पानी मिला के लोगों को सप्लाई कर दी जाती थी। चुनाव लड़ते थे तो वही दारू बांटते थे, जिससे हजारों लोगों का लीवर खराब हो गया, हजारों लोगों की किडनी खराब हो गई। साथियों, उसी का आज फल कांग्रेस को मिल रहा है। बसपा से विधायक रामबाई ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उनको उम्मीद है कि उनको भी सरकार में कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। अभी भी कुछ विभाग बंटने बाकी हैं। रामबाई विभाग बंटने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिलने के लिए भी पहुंची थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीएसपी विधायक रामबाई हैं। रामबाई जी, अब विभागों का बंटवारा हो गया है, उम्मीद थी कि शायद आप लोगों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। देंगे, भरोसा है मुझे उन पर, और बंटवारा हो गया है विभागों का तो अच्छी बात है, और अब कम से कम जनता के काम होने लगेंगे। अच्छा, लेकिन देने वाली चीज़ें तो कल दे दी गई हैं। प्रदीप जायसवाल जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है, प्रद्युम्न लोधी जी आए थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया है, साथ में आप लोग खड़े रहे थे। होगा, और भी विभाग हैं अभी बकाया, ऐसे थोड़ी है कि सब बट गए हों। मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो मुझे अपनी जनता के काम से मतलब है, वो मेरे होते रहे, मुझे और कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको क्या मिलने की उम्मीद है? मतलब क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाया जाएगा? जो मुझे मिलना था ईश्वर ने दे दिया, मैं विधायक हूँ। ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, हो जाना मतलब रोजाना विधायक का कम होता है। तो आप संतुष्ट हैं विधायक? बिल्कुल, मेरी प्रायोरिटी पहले विधायक की थी, मैं वो बन चुकी। अब बाकी के पद मिले ना मिले वो सब ईश्वर के हाथ में। ठीक है, तो ये थी रामबाई जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी, और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है अभी भी कि कुछ मिलना होगा तो उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर भी वो विधायक बने रहने में खुश हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में शर्मा ने लिखा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 सालों तक सिर्फ लूट और लूट होती रही, प्रदेश को गर्त में धकेल दिया, इसलिए उनको विभागों के बंटवारे में सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर विभाग बंटवारे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि परिवहन विभाग में सिंधिया जी को इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्रियों को विभाग के बंटवारे पर कहा कि ये सिंधिया समर्थकों को खुश करने की कोशिश है। वहीं बीजेपी के सीनियर विधायकों के विभागों में कटौती की गई। फिर मुख्यमंत्री फेल हो गए। उन्हें ग्वालियर में कहा था कल करेंगे, भोपाल में कहा था कि आज करेंगे, लेकिन उन्होंने न तो कल किया न आज किया, बल्कि तीसरे दिन किया। और इसमें भी जो वरिष्ठ मंत्री थे उनका एक विभाग ले लिया नरोत्तम मिश्रा जी का। बाकी भी जो बीजेपी के विधायक हैं, एक आध को छोड़ दो तो सब कमज़ोर विभाग उनको मिले। मतलब जो सिंधिया जी के टर्म्स पे ये पूरी सरकार चल रही है, और मैं समझता हूँ कि जो वरिष्ठ विधायकों का वो चल रहा है विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में, वो और इससे बढ़ जाएगा कि इन्होंने 2 विधायक, जो एक कांग्रेस में था और एक कांग्रेस की सरकार में मंत्री था, दोनों को तो चेयरमैन बना दिया, लेकिन अपने विधायकों को पूछ नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आगे चल के बताएंगे। अब तक मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर कांग्रेस के सवालों से घिरी बीजेपी सरकार को अपने ही घेरने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री और पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई का है। मंत्रियों के विभाग दिए जाने पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि साथ दें और साथ लें का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार से नाखुश विश्नोई पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके थे।
बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सीहोर से सिद्ध विनायक मंदिर में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने कहा कि राजस्थान में जो सियासी हलचल है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। कांग्रेस में डर है कि अगर पढ़े लिखे लोग कांग्रेस में आगे आते हैं तो राहुल पीछे रह जाएंगे। राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी वो हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को। वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जबलपुर निजी स्कूलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। सरकार सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा मंडल को जारी किया नोटिस। सरकार ने नोटिस जारी किया है। 22 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। याचिका में मनमानी फीस का उठाया मुद्दा। ऑनलाइन क्लासेस लेने को भी बताया गया गलत। मनमानी फीस से अभिभावक परेशान हो रहे हैं। तो अब निजी स्कूलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, जो ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है जिससे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, अब इस पर याचिका पर सुनवाई भी हुई है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, चूंकि एक बड़ा ही संजीदा ये मसला है मध्य प्रदेश के लिहाज से। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे लगातार जो निजी स्कूल संचालक है वो फीस वसूली कर रहे हैं। ट्यूशन फीस तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी काफी बड़ा है जो लगभग पूर्ण फीस के बराबर ही होता है। इसके साथ साथ ये भी मांग उठाई गई है कि ऑनलाइन क्लासेस से जो WHO ने भी कहा है, IMA भी कहता है कि बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तमाम याचिकाएं थी, तो सभी याचिकाओं पर आज चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करी है। प्राथमिक तौर पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, CBSE माध्यमिक शिक्षा मंडल को नोटिस जारी करे और पूरे ही मामले पर जवाब मांगा है कि कितनी फीस वसूली जा रही है, क्या ऑनलाइन कोचिंग चलाई जा रही है, अगर ऑनलाइन कोचिंग की जा रही है तो किन प्रावधानों के तहत की जा रही है, कितने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। तो बहरहाल तमाम मसलों पर जो नोटिस है वो जारी हुए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई को नियत की गई है। 22 जुलाई को अगली सुनवाई नियत की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के पर्व पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 2:30 बजे भस्म आरती हुई। कोरोना की वजह से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। आज बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया था। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर का भ्रमण पर भी निकलेंगे। बाबा की सवारी का इस बार मार्ग परिवर्तित किया गया है और आम श्रद्धालुओं को इसमें प्रवेश की पाबंदी रहेगी। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आज भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज हो रही पूजा में भक्त और पुजारी दोनों मिलकर भोलेनाथ से कोरोना को खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए अच्छी बारिश की भी प्रार्थना की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक